इसरार अली, एक मामूली सा नाम। इस्लामाबाद की एक गली में रहने वाला एक लंगड़ा, फटे हालात का बुजुर्ग। कंधे पर पुराना थैला, शरीर पर मैली कमीज और सिर पर एक ऐसी पगड़ी जिसके धागे तक खुल चुके थे। राहगीर उसे मुट्ठी भर चावल या फिर कोई सिक्का फेंक कर चले जाते थे। पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों के लिए वो महज एक नंबर था, एक ऐसा शख्स जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। लेकिन एक दिन इसी इसरार अली ने अपनी झोली से एक ऐसा राज निकाला जिसे सुनकर दिल्ली के तत्कालीन प्रधानमंत्री कार्यालय में सन्नाटा पसर गया। एक ऐसा सबूत जिसने पूरे दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक समीकरण बदल कर रख दिए। जिस शख्स ने यह किया वो कोई भिखारी नहीं था, वो था भारत का सबसे खतरनाक और चालाक जासूस और आज का हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल। साल था 1980 का दशक। दुनिया सर्द जंग की आग में जल रही थी। भारत ने 1974 में पोखरण में धमाका करके दिखा दिया था कि वो परमाणु शक्ति है। लेकिन इस धमाके की गूंज सिर्फ दुनिया भर में नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के दिल में सुनाई दी। पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। उनके लिए ये सिर्फ एक प्रतिद्वंद्विता नहीं थी, ये ईगो और अकीदत का सवाल बन गया था। जनरल जियाउल हक की सैन्य सरकार ने ठान लिया था, भारत के जवाब में चाहे जितनी कीमत चुकानी पड़े, पाकिस्तान परमाणु बम बनाकर ही रहेगा। लेकिन इस ठान ने पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। सवाल था, क्या पाकिस्तान के पास वाकई बम बनाने की तकनीक है, और अगर है तो कहां? हमारी भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के पास सिर्फ धुंधले संकेत थे। कहा जाता था कि इस्लामाबाद के पास एक छोटा सा कस्बा है, कहूटा। बाहर से ये बिल्कुल साधारण सा लगता था, लेकिन इसी कस्बे में बना था खान रिसर्च लेबोरेटरीज यानी KRL, एक ऐसा किला जिसकी दीवारें सीधे आसमान से लगती थीं। ये लैब पाकिस्तान के परमाणु सपनों की जननी थी। रॉ को मालूम था कि अगर हमें पाकिस्तान को रोकना है तो सबसे पहले हमें इस लैब के अंदर झांकना होगा। लेकिन ये लैब कोई साधारण जगह नहीं थी, ये एक अभेद्य किला था। ISI की हरकत में जवान, चारों तरफ खुफिया कैमरे और वैज्ञानिकों की आवाजाही इतनी सुरक्षित थी कि चिड़िया को भी पर नहीं मारने देते थे। ऐसे में ये मिशन किसी को सौंपना मौत का सौदा था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनकी टीम ने एक ऐसे शख्स को बुलाया जो उस वक्त तक पुलिस और खुफिया दुनिया में सुपर कॉप के नाम से मशहूर हो चुका था। वो शख्स थे अजीत डोभाल। डोभाल के बारे में कहा जाता था कि उनके पास शेर के दिल के साथ लोमड़ी की चालाकी है। वो वही डोभाल थे जिन्होंने मिजोरम में बगावत को बिना गोली चलाए खत्म कर दिया था। लेकिन ये मिशन अलग था। ये पूर्वोत्तर के जंगल नहीं थे, ये दुश्मन की राजधानी थी, इस्लामाबाद। डोभाल को खुद को इतना गुमनाम करना था कि कोई पहचान न सके। ये कोई फिल्म का सीन नहीं था, ये असल जिंदगी थी जहां एक चूक का मतलब था मौत। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी, एक ऐसी कहानी जो साहस, धैर्य और एक चालाकी भरे दिमाग की मिसाल है। डोभाल ने पाकिस्तान में कदम रखा, लेकिन अजीत डोभाल के रूप में नहीं, बल्कि एक भिखारी के भेष में। उन्होंने अपनी साफ सुथरी जिंदगी को त्याग दिया। महीनों तक वो उसी फटे शॉल और गंदे कपड़ों में रहे। आप सोचिए, एक IPS अफसर जो देश के टॉप खुफिया अधिकारियों के साथ बैठता है, वो सड़कों पर हाथ फैलाकर कैसे भीख मांग सकता है? लेकिन डोभाल ने ये किया। उन्होंने उर्दू में इतनी महारत हासिल कर ली थी कि कोई भी स्थानीय व्यक्ति उनमें और पाकिस्तानी में फर्क नहीं कर सकता था। वो सिर्फ भीख नहीं मांग रहे थे, वो डेटा इकट्ठा कर रहे थे। कहूटा की हर गली, हर मोहल्ला, हर चेहरा उनकी नोटबुक में उतर रहा था। वैज्ञानिक कब आते हैं, कब जाते हैं, किस दुकान पर रुकते हैं, किस रास्ते से जाते हैं, ये जानकारी उनके लिए सोने से भी कीमती थी। और फिर एक दिन, जैसे संयोग से, उनकी नजर एक छोटी सी हेयर कटिंग सैलून पर पड़ी। ये कोई बड़ा सैलून नहीं था, बल्कि सड़क किनारे एक छोटा सा ठेला था जहां साइंटिस्ट हफ्ते में एक दिन आकर हजावत बनवाते थे। एक सामान्य जासूस शायद इस दुकान के ऊपर से नजर घुमा लेता, लेकिन डोभाल सामान्य नहीं थे। दिनों तक डोभाल उस दुकान के सामने ही बैठे रहे। उन्होंने देखा कि वैज्ञानिक आते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं, बाल कटवाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन नाई जो बाल काटता है वो उन्हें झाड़ू लगाकर फेंक देता है। क्या कोई सोच सकता था कि उन फेंके हुए बालों में पूरे दक्षिण एशिया का भविष्य छिपा है? शायद नहीं, लेकिन डोभाल ने सोचा। जब रात का अंधेरा छाया और दुकान बंद हुई, डोभाल ने एक जोखिम भरा कदम उठाया।
उन्होंने उस दुकान के कोने से, कूड़े के ढेर से उन बालों के कुछ नमूने चुराए। हाँ, आपने सही सुना, बाल। ये वे बाल थे जो खान रिसर्च लेबोरेटरीज के वैज्ञानिकों के सिर के थे, जिनके हाथ यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे रेडियोधर्मी पदार्थों को छूते थे। इन बालों को उन्होंने बड़ी सफाई से अपनी झोली में रखा और भारत भेज दिया। जब ये नमूने भारत की प्रयोगशालाओं में पहुंचे तो वैज्ञानिक हैरान रह गए। टेस्ट के नतीजों ने साबित कर दिया कि बालों में यूरेनियम और रेडिएशन के स्पष्ट निशान थे। इसका सीधा मतलब था कि कहूटा सिर्फ एक रिसर्च सेंटर नहीं था, ये पाकिस्तान का परमाणु बम बनाने का कारखाना था, और वे इसके आखिरी चरण में थे। ये वो स्मोकिंग गन थी जिसकी भारत को तलाश थी। इस सबूत के बिना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पर दबाव नहीं बनाया जा सकता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये मिशन कुछ दिनों का नहीं था, ये 6 साल तक चला। 6 साल यानी 2190 दिन, हर दिन मौत से खेलना। डोभाल को पता था कि अगर आईएसआई ने उन्हें पकड़ा तो उन्हें गोली मार दी जाएगी और भारत सरकार को यह स्वीकार करने का कोई मौका नहीं मिलेगा कि वे उनके एजेंट थे। वे अपने परिवार से दूर एक अजनबी देश में एक भूले भटके भिखारी के रूप में रहे। क्या आप जानते हैं कि इस मिशन की वजह से पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम करीब 15 साल देरी से शुरू हो पाया? हाँ, ये सही है। डोभाल की इसी कार्रवाई की वजह से पाकिस्तान को बम बनाने में देरी हुई, जिससे भारत को अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत करने का समय मिल गया। अब इस शख्स की कल्पना कीजिए जो एक भिखारी बनकर बम का पता लगा सकता है। उसी शख्स को साल 1999 में एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा, और इस बार वो चुनौती सुनने में भले ही हाईटेक लगे, लेकिन असल में वो एक विमान था जो अटक गया था। 24 दिसंबर 1999, IC 814, काठमांडू से दिल्ली आ रही उड़ान। क्रिसमस की वो शाम थी जब पूरी दुनिया खुशियां मना रही थी, लेकिन भारत के लिए वो शाम इतिहास की सबसे बड़ी शर्मिंदगी और त्रासदी लेकर आई। 5 आतंकवादियों ने इस विमान को हाईजैक कर लिया और ले जाकर कंधार, अफगानिस्तान में उतारा। तालिबानी संरक्षण में वे सवारियों को बंधक बनाकर बैठे थे। तब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। सरकार के सामने सबसे बड़ी दुविधा थी, आतंकवादियों की मांग माने या बंधकों की जान बचाने के लिए कोई और रास्ता निकालें। आतंकवादियों की मांग थी मसूद अजहर, उमर शेख और मुश्ताक अहमद जरगर जैसे बड़े आतंकियों को रिहा किया जाए। यहां पर फिर से खेल में आते हैं अजीत डोभाल। उस समय वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में अतिरिक्त निदेशक थे। उन्हें सीधे कंधार भेजा गया। लेकिन यहां पर एक सच्चाई बताना जरूरी है जो अक्सर फिल्मों में नहीं दिखाई जाती। मीडिया रिपोर्ट्स और तत्कालीन अधिकारियों के अनुसार डोभाल और उनकी टीम का सीधा संपर्क हाईजैकरों से नहीं था। वे तालिबानी मंत्रियों, वकील अहमद मुतवक्किल, विदेश मंत्री और अख्तर मोहम्मद उस्मानी के साथ बातचीत कर रहे थे। ये तालिबानी नेता मुल्ला उमर से हिदायत ले रहे थे और मुल्ला उमर के पीछे पाकिस्तानी ISI थी। डोभाल ने देख लिया था कि हम कमजोर स्थिति में हैं। उन्होंने दिल्ली को संदेश भेजा कि हमें समय खरीदना होगा और ज्यादा देर तक रुकना होगा, लेकिन घर वालों के दबाव और मीडिया के लाइव टेलीविजन के कारण सरकार के हाथ बंधे हुए थे। हालांकि डोभाल चाहते थे कि सरकार सख्त रुख अपनाए और देरी करे, लेकिन मानवीय संकट को देखते हुए तत्कालीन NSA ब्रिजेश मिश्रा ने उन्हें बंधकों को जल्द से जल्द छुड़ाने का निर्देश दिया। आखिरकार 3 आतंकियों को रिहा करना पड़ा। ये एक कड़वी हार थी, लेकिन डोभाल ने इस हार से एक सबक लिया। कहा जाता है कि इस घटना के बाद डोभाल ने ही सरकार को सलाह दी थी कि बचे हुए 33 आतंकियों को अलग अलग जेलों में भेज दिया जाए ताकि भविष्य में ऐसा ना हो सके। ये उनकी दूरदर्शिता ही थी जिसने भविष्य के कई हमलों को रोका। लेकिन अजीत डोभाल सिर्फ एक जासूस नहीं थे, वो एक मनोवैज्ञानिक योद्धा भी थे। पंजाब के आतंकवाद के दौर में स्वर्ण मंदिर परिसर में छिपे आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए उन्होंने रिक्शा चालक का रूप धारण किया था। उन्होंने आतंकवादियों को यकीन दिलाया कि वे पाकिस्तानी एजेंट हैं। विश्वास जीतने के बाद ही उन्होंने अंदर जाकर पूरी जानकारी सुरक्षा बलों तक पहुंचाई, जिससे ऑपरेशन ब्लैक थंडर सफल हुआ। कश्मीर की घाटियों में उन्होंने उग्रवादियों को मानसिक रूप से तोड़ने की कला सीखी। यही वजह है कि आज पाकिस्तान में जब भी अजीत डोभाल का नाम लिया जाता है तो वहां की सुरक्षा एजेंसियों के पसीने छूट जाते हैं। हाल ही में विदेशी मीडिया वॉशिंगटन पोस्ट में ये दावे भी किए गए कि पाकिस्तान में चुपके से होने वाली कुछ कार्रवाइयों के पीछे डोभाल का ही दिमाग है। चाहे वो सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक, हर बार डोभाल की रणनीति ने पाकिस्तान को चौंका दिया।